Assalamualaikum. Welcome to the E Squared Academy. आज हमारी फिजिक्स की 23rd क्लास है, क्लास नंबर 23 है, जिसमें हम चैप्टर 8 वर्क, पावर एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है, जिसका पार्ट 1 आज हम कवर करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम 3 सब टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट, जैसा आपको पता है, आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो पहले उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद हम देखेंगे वर्क क्या होता है और फिर हम देखेंगे पावर क्या होती है। हालांकि ये कॉमनली हर्ड टर्म्स हैं। वर्क आपको पता है, आप कोई ना कोई काम करते हैं, उसे इंग्लिश में वर्क कहा जाता है। पावर कि भाई एक आदमी में कितनी पावर है, आपके अंदर कोई चीज़ करने के लिए पावर है या नहीं। लेकिन इसको हम थोड़े से एक फिजिक्स के नज़रिए से देखेंगे। वर्क एक बहुत ही फेमिलियर, एक ऑर्डिनरी टर्म है, यानी बहुत ही सुना सुना, जाना पहचाना और बहुत ही कॉमन सा टर्म है। और अगर इसको केयरफुली डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं कि अगर एक आदमी ने ज़मीन से एक ऑब्जेक्ट उठाया तो उसने वर्क किया, काम किया। या फिर एक हॉर्स ने, एक घोड़े ने अपना कार्ट चलाया, अपनी गाड़ी चलाई, तो उसने एक काम किया। वर्क डन व्हेन अफेक्टेड बॉडी बाय अ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड। एक ओवरव्यू ये है कि वर्क डन तब होता है जब एक सर्टेन बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगे और उस फोर्स के लगने की वजह से वो बॉडी जो है वो मूव करे। जैसे आदमी ने जब बॉक्स उठाया तो उस बॉक्स पे फोर्स लगी और उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जब हॉर्स ने अपने कार्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया तो वो कार्ट ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर की। वर्क लिंक्स फोर्स एंड एनर्जी। वर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो फोर्स और एनर्जी को लिंक करती है। अब वर्क डन बाय फोर्स, ये तो हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा कि वर्क डन होता क्या है। हमें ही पता है कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में लिंक हो रही है, ये दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वर्क डन इज द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगी, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कितनी डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट ने कवर करी। अगर फोर्स को F से, डिस्प्लेसमेंट को D से और वर्क को W से डिनोट किया जाए तो W इज इक्वल टू F टाइम्स D। ये तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात थी। अगर F यानी फोर्स जो है वो एक सर्टेन एंगल पे अप्लाई हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई करी और इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डिस्टेंस कवर किया, तो ये इसका जो वर्क होगा वो होगा W विल बी इक्वल टू F टाइम्स D। सिंपल है। लेकिन अगर समझे एक हिल है, एक पहाड़ी है, इसके ऊपर जो है वो एक गाड़ी है, मैंने गाड़ी के एक ऑब्जेक्ट है, गाड़ी को छोड़े एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट अपने वजन की वजह से इस हिल के ऊपर से नीचे स्लिप करता हुआ आ रहा है। इसके ऊपर कोई और फोर्स तो नहीं लग रही, लेकिन क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इसका वेट इसके ऊपर एक्ट कर रहा है जो इसको नीचे खींच रहा है। अब जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा वो होगी इस डायरेक्शन में, और इसका जो वेट है वो एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन तो सेम नहीं है। अब जब सेम नहीं है तो वर्क कैसे होगा? लेकिन वर्क तो हो रहा है। हमने फोर्सेस के चैप्टर में पढ़ा था, जब भी कोई फोर्स एक सर्टेन एंगल के ऊपर अप्लाई होगी तो वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगी, एक वाई कंपोनेंट में यानी वर्टिकल कंपोनेंट में और एक एक्स कंपोनेंट में यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। अगर ये एंगल है थीटा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये बिल्कुल पैरेलल है टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, और इस कंपोनेंट का जो वैल्यू होगी वो होगी W cos थीटा, क्योंकि ये इसका हॉरिजॉन्टल यानी cos कंपोनेंट है। तो अगर अब हम इसका वर्क डन देखें इस ऑब्जेक्ट का, तो वो हो जाएगा
W यानी F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई बॉडी एक सर्टेन एंगल पे होगी, इंक्लाइंड होगी और उसके ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो जो वर्क डन होगा वो होगा F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय D। यहां पे यही बता रहा है कि F cos थीटा जो है, अब वर्क का फॉर्मूला बन गया FD cos थीटा, जिसके अंदर F cos थीटा जो है वो कंपोनेंट ऑफ F यानी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर अगर हम फोर्स की डायरेक्शन को कांस्टेंट रखें और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालें तो हमारे पास D cos थीटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हो जाएगा और F की डायरेक्शन वही रहेगी। अब हमें पता है कि अगर वर्क फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में लगे, पैरेलल तो हो लेकिन डायरेक्शन भी सेम हो, यानी मैंने फोर्स लगाई फॉरवर्ड और ऑब्जेक्ट भी मूव किया फॉरवर्ड, इसका मतलब यह है कि जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा, गिवन दैट थीटा इज 0, यानी वो किसी एंगल पे नहीं है। और अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी ऑपोजिट, पैरेलल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वर्क फिर भी होगा मगर वो नेगेटिव होगा। इफ द फोर्स इज एक्टिंग एट राइट एंगल, यानी अगर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है उससे 90 डिग्री के एंगल पे या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी तो कोई भी वर्क नहीं होगा, वर्क डन विल बी 0। इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, परपेंडिकुलर फोर्स ऑलरेडी या तो x या y की डायरेक्शन में होती है, और अगर वो इन दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में होगी तो जो दूसरा होगा, अगर वर्टिकल है या y डायरेक्शन में है तो उसका x कंपोनेंट 0 होगा, और अगर x डायरेक्शन में है तो उसका y कंपोनेंट 0 होगा। इसका मतलब अगर एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर होता है और फोर्स उससे परपेंडिकुलर है तो वर्क डन विल बी 0। इन इंटरनेशनल सिस्टम जो ऐसा यूनिट सिस्टम है उसके अंदर फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, क्योंकि वर्क डन इज F टाइम्स D, यानी वर्क डन विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर, जिसको हम जूल भी कहते हैं। एंड 1 जूल इज द वर्क डन बाय 1 न्यूटन टू मूव अ बॉडी बाय 1 मीटर। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। A force of 100 Newton making an angle of 45 degree with the horizontal displaces a body through 20 meter. Find the work done. एक बॉडी है, इंक्लाइंड है, सर्टेन एंगल पे है, 45 डिग्री का एंगल है, 100 न्यूटन की उस पर फोर्स लग रही है और 20 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अगर डाटा देखें तो फोर्स मालूम है, एंगल मालूम है और डिस्टेंस भी मालूम है। सिंपल है, इंक्लाइंड प्लेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी वर्क विल बी इक्वल टू FD cos थीटा। फॉर्मूला में वैल्यूज डालें और आंसर आ जाता है 1414 जूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है पावर। टाइम जो है वो वर्क से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, यानी वर्क का फॉर्मूला में पता है F इंटू डी, तो टाइम इससे रिलेटेड नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि भाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो टाइम से रिलेटेड होता है, हम इतना डीप नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहे हैं कि वर्क से डायरेक्टली टाइम रिलेटेड नहीं है। मैं 10 न्यूटन की फोर्स 1 घंटे तक लगा के उसको 5 मीटर कवर कर रहा हूं बॉडी को, या 10 न्यूटन की फोर्स में 5 मिनट में लगा के बॉडी को 10 मीटर कवर कर रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वर्क इज नॉट लिंक्ड टू टाइम। मगर पावर जो है, पावर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका टाइम से डायरेक्ट लिंक है। पावर क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इफ सेम वर्क इज डन इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, पावर्स आर डिफरेंट। आप इमेजिन करें 2 लोग हैं, एक बहुत ही मस्कुलर सा आदमी है और एक बहुत ही बेचारा कमजोर सा आदमी है। उन दोनों के आगे एक ब्लॉक रखा है, वो दोनों इस ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और इन दोनों ब्लॉक्स को 20 मीटर तक डिस्प्लेस कराते हैं। 10 न्यूटन की फोर्स ये आदमी भी लगा रहा है और 10 न्यूटन की फोर्स वो आदमी भी लगा रहा है। 20 मीटर्स ये आदमी भी डिस्प्लेस करा रहा है और 20 मीटर्स ये आदमी भी डिस्प्लेस करा रहा है। मगर हमें पता है कि जो मस्कुलर आदमी होगा वो ये काम शायद 5-10 मिनट में कर ले और जो दूसरा आदमी है बनिस्बत उसके शायद 10-15 मिनट ज्यादा लगाए। सेम फोर्स सेम डिस्टेंस मगर टाइम डिफरेंट। जब टाइम डिफरेंट होगा तो उनकी पावर्स डिफरेंट होंगी।
इसका मतलब ये है कि जितना कम टाइम होगा उतनी ही ज़्यादा पावर लगेगी। और ये बहुत ही एक कॉमन टर्म्स में भी अगर देखें, जिस आदमी में ज़्यादा पावर होगी वो एक काम कम टाइम में कर लेगा। आप इसको बिल्कुल इसी तरह याद रखें कि जितना कम टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा पावर लगी है। अब क्योंकि पावर जो है वो टाइम से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक सर्टेन टाइम पीरियड में कितना वर्क हुआ, ये है हमारी पावर। वर्क W इन टाइम इंटरवल T विद एवरेज पावर P। अगर हम एवरेज पावर को P से, टाइम इंटरवल को T से और वर्क डन को W से डिनोट करें तो एवरेज पावर हमारे पास आती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, दैट इज P इज इक्वल टू W ओवर T। इमेजिन करें एक बॉडी जिसके ऊपर फोर्स F अप्लाई हो रही है, वो बॉडी मूव कर रही है थ्रू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस D, और इन टाइम T the work done will be F into D and the power will be P is equal to W upon T। अगर हम इस फॉर्मूले को खोल दें, एक्सपैंड कर दें, तो W is F times D, यानी पावर इज इक्वल टू F times D डिवाइडेड बाय T। अगर D अपॉन T को अलग कर दिया जाए, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। इसका मतलब यह हुआ कि पावर इज ऑल्सो इक्वल टू F टाइम्स वेलोसिटी, hence P is equal to FV। अब वर्क जो है न्यूटन मीटर यानी जूल में लिखा जाता है, और टाइम जो है वो सेकंड्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो यूनिट ऑफ पावर जो होगा वो होगा जूल पर सेकंड, यानी जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, जिसको हम वॉट कहते हैं। इट इज अ स्मॉल यूनिट। वॉट जो है वो एक छोटा यूनिट है। जो हमारी कॉमनली यूज क्वांटिटीज हैं पावर की, वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, ज्यादा वैल्यूज की होती हैं, इसलिए हम कॉमनली वॉट नहीं बल्कि किलो वॉट यूज करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था किलो का मतलब होता है 10 एक्सपोनेंट 3, यानी 1 किलो वॉट के अंदर 1000 वॉट होंगे। इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, हम आपको याद होगा हमने 3 सिस्टम्स पढ़े थे, जिसमें से एक था ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर जो यूनिट ऑफ पावर है वो वॉट नहीं बल्कि हॉर्स पावर है, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू रफली 746 वॉट्स। ये थी क्लास नंबर 23, जिसमें हमने चैप्टर 8 का पार्ट 1 कवर किया। थैंक यू।